हाय गाइस, व्यक्ति कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया था। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने साथ खड़ा देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ, लेकिन अब दिन ढलने को आया तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा और रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने से आपको कोई ना कोई जगह तो मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोले, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना हूँ। अच्छा, आपके पिताजी से पहले महल में किसका राज था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न किया। राजा को भी अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले मेरे दादाजी का था और वो भी अब दुनिया में नहीं है। तब सन्यासी बोला, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये तुम्हारी नहीं और किसी की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जब हम अपना समय बिताते हैं, यही हमारा विश्राम स्थल है। न तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और बताओ, ये महल विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा था। उसने फिर सन्यासी को रुकने की जगह दे दी। गाइज, ये तो हम सभी लोग जानते कि संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार आप में हम हैं, ये मेरा और तेरा मेरा के चक्कर में ना पड़े। ज़िंदगी में धन लोभ लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। और ज़िंदगी का मज़ा कुछ पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। ज़िंदगी का मज़ा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है, लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही। उसके धन का भोग कोई और ही करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप ही बेकार है। याद रखना और इस गहराई से सोचना, आलीशान ज़िंदगी से बेहतर है एक खुशहाल ज़िंदगी। गाइस, दूसरी कहानी है, ज़िंदगी दूसरों के भरोसे नहीं चलती। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली ना आई थी। धीरे धीरे दिन भी ढल गया। वो आदमी बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा था कि अगर ऐसे ही खाली हाथ घर चला गया तो रात को हम खाएंगे क्या। चिंता के मारे वो जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त थी कि मुझे 3 मछलियाँ जिंदा चाहिए और उन मछली को अपने कांटे से पकड़ूंगा, उसके बाद खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया था, सोचने लगा, कैसा अजीब इंसान है। मछली खरीदनी है तो फिर पकड़ने की में मेहनत क्यों करनी। ऐसे सोचकर उसने एक बड़ी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 जिंदा मछलियाँ डाल दी। उस आदमी के आगे रखकर बोला, लो, इसे अपने लिए मछलियाँ तुम पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियाँ पकड़ी और उस दुकानदार को पैसे दे दिए और जाने लगा था। जाते वक्त दुकानदार ने उससे पूछ लिया कि पहले से पकड़ी हुई मछलियों को दोबारा से पकड़कर तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम्हारा समय ही तो बर्बाद हुआ ना, और पैसे भी उतने ही देने पड़े। तो वो आदमी बोला, तुम समझ ना पाओगे, मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे पूछेंगे कि आज कितनी मछली पकड़ी, तो मैं इन लोगों को ये 3 मछलियाँ दिखा दूंगा जिन्हें मैंने खुद पकड़ा है।
ऐसा करके मैं खुद को भी ये एहसास दिलाया कि आज मैं नाकामयाब तो नहीं रहा और कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने निकलूंगा ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना हो सकूं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के सहारे हम अपनी ज़िंदगी के 2-4 दिन तक तो निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे हम सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। आज भले ही कोई मुसीबत में आपका साथ दे दे, लेकिन आने वाली कल की कठिनाइयों को हमें खुद ही झेलना है। तीसरी स्टोरी है चिड़िया और शैतान आदमी की कहानी। एक चिड़िया रोज अपना घोंसला बनाने के लिए तिनकी इकट्ठा किया करती थी और एक शैतान आदमी रोज उस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया करता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर तक कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर उस आदमी को भी बहुत खुश हुआ। वो उनकी देखभाल करने लगा और उनके बच्चों को दाना भी डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तुम्हारा घोंसला रोज तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद नहीं किया और तुम घोंसला बनाती ही रही। तब चिड़िया ने जवाब दिया कि भैया, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। गाइस, हमको इस कहानी से ये सबक मिलता है कि यदि सफलताओं या परेशानियों से हताश होकर हम अपने काम करने की आदत को छोड़ देंगे, जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन हमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि सफलता के लिए हमें प्रयास करता रहना ज़रूरी है। गाइस, सेकंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो उससे हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहना चाहिए। एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वही दुश्मन हमारा मददगार भी बन जाता है। फोर्थ स्टोरी है हार के आगे ही जीत है। रामू धन्ना सेठ के यहाँ खेती बाड़ी का काम करता था और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। सेठ के यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। सेठ रामू पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन धन्ना सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है और सेठ के 3 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। मणिलाल रामू को काफ़ी चिढ़ता था, क्योंकि धन्ना सेठ हरदम रामू की ही तारीफ करता और मणिलाल को ये बात पसंद ना थी। अब मणिलाल के पास रामू का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका मिल गया था। मणिलाल ने रामू के घर पे 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर सेठ के पास जाकर धन्ना सेठ के कान भरने लगा। धन्ना सेठ ने मणिलाल पर रत्ती भर विश्वास ना किया, लेकिन मणिलाल ने बहुत कहने पर वो मणिलाल के साथ रामू के घर पहुंचा तो उसे वहां पर पैसे दिखे और रामू को धन्ना सेठ ने बुलाया। रामू को तो कुछ समझ ना आ रहा था कि उसके घर में इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आए हैं। रामू को धन्ना सेठ ने काम से निकाल दिया। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे रानीपुर गांव में पानी की तरह फैल गई थी। अब रामू बेचारा पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब भी बाजार से सामान लेने जाता, सब लोग उसको टेढ़ी नज़र से देखते थे कि मानो वो कोई चोर हो। मानो रामू ने उसे परिवार का एक अजीब सा ही भूचाल आ गया था। अब तो ये बात यहाँ तक बढ़ गई कि गांव वालों ने रामू उसके परिवार के वालों से बोलना तक छोड़ दिया था। अब रामू हताश परेशान हो चुका था। उसे कोई काम भी न मिल रहा था। घर में बस कुछ ही दिनों का राशन बचा था। रामू भीतर से हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह से बिल्कुल टूट चुका था। रामू घर के बाहर घास फूस उगी जमीन पर बैठकर रोज कुछ न कुछ सोचता रहता था। बस उससे पूरे गांव में इकलौते गणेश काका ही बोला करते थे। जब रामू खेती बाड़ी करता और वहीं पर काका बेकार घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने के साथ ही खाना खाते थे। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। गणेश काका ने रामू की हालत देखी तो उनसे ना देखी गई। वो बोले, रामू, फिर से अपनी ज़िंदगी में तुम खुशहाली भरो। काका रामू के पास जाते हैं। काका उससे परेशान होने की जगह कुछ काम करने की नसीहत करते हैं।
कहते हैं कुछ काम धाम करके अपनी जिंदगी को फिर खुशहाल करो। रामू गुस्से से काका से कहता है, वाह, नसीहत देने आए हो, देख नहीं रहे यहाँ गांव में कौन हमसे बोलता है, कोई हमसे बात तक तो करता नहीं है। काका रामू के गुस्से के बाद उसे घर से बाहर पड़ी बेकार घास फूस की जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन ही रामू जब काम पर जा रहा होता है तो उससे कहता है कि जरा सी जमीन के बेकार टुकड़े पर कौन खेती बाड़ी संभव है। काका कहते हैं, तू सब्जी काहे के नहीं उगा लेता। रामू को काका का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर क्या रामू वहाँ सब्जी उगाने में लग जाता है। वो घास फूस हटाकर अलग अलग किस्म की सब्जियाँ लगा देता है। कुछ टाइम के बाद उसकी सब्जियों की पौध अच्छी खासी तैयार हो जाती है। फिर रामू ने बेचने के लिए सूरतपुर गांव जाता है। वहाँ उसकी सब्जी अच्छे दाम पर मिलने लगी थी। धीरे धीरे रामू अब धन्ना सेठ के यहाँ मिलने वाले वेतन से भी ज़्यादा कमाने लगता था। कुछ सालों के बाद रामू का अब ये बड़ा व्यापार बन गया था। रामू ने बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो खरीद लिया था, अब वो रामू सूरतपुर में ही रहने लगा था। गाइस, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? रामू ने तो निराशा में भी आशा की किरण देख ली। क्या आप भी रामू की तरह जीवन में निराशा रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए और एक कदम को आगे बढ़ाकर आशा के बीज बीने शुरू करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा सफलता का मार्ग भी है। गाइस, 5वीं कहानी है लक्ष्य नाम की चिड़िया। ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एक बार सोनू ने एक बड़े रईस आदमी को देखा और उसके ठाट बाट को देखकर उसने उनके जैसा अमीर बनने की ठान ली। फिर क्या? सोनू जी जान से अमीर बनने के लिए मेहनत करने में जुट गया और वो एक छोटा कपड़ों का व्यापार करने लगा था और उसके कपड़ों के काम से काफ़ी पैसा जोड़ भी लिया। लेकिन जब सोनू अपने कपड़ों की फैक्ट्री में जाता तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही विद्वान बंदा कपड़े खरीदने आया करता और उसके ज्ञान को देखकर सोनू मानो दंग रह गया। सोनू ने जब विद्वान से जैसा बनने का निश्चय किया और सारा काम धाम छोड़ सोनू दिन रात पढ़ाई करने लगा। अब सोनू को पढ़ाई करते हुए बस 2-3 महीने ही हुए थे कि इतने में उसने कुछ ज़्यादा थोड़ी सीखा था कि बस अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था। इतने में उसकी मुलाकात एक गायक से हो जाती है। सोनू उस गायक की आवाज़ सुनकर मंदमुग्ध सा हो जाता और फिर पढ़ाई बंद कर देता है और संगीत सीखना शुरू कर देता है। सोचता है कि अब हमें इसकी तरह गीतकार बनना है। इसी तरह सोनू दिन पर दिन उम्र बढ़ती गई और सोनू ना तो अमीर बन पाया और ना ही विद्वान बन सका और ना ही अच्छा गायक। इस बात से सोनू को बहुत दुख हुआ। सोनू अब काफ़ी चिंतित रहने लगा था। एक बार जब सोनू अपने घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक महात्मा जी से हुई। वो महात्मा जो सोनू को अपनी सारी बातें बता दी। सोनू ने महात्मा ने सोनू के सिर पर हाथ रखा और फिर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, ये दुनिया बड़ी चिकनी है। तुम्हारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं। तुम्हें इन फालतू की झमेलों में खुद को दूर रखना होगा और केवल एक निश्चय करके आगे बढ़ना होगा। फिर तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। नहीं तो इस दुनिया की चकाचौंध में पड़कर कुछ ना कर पाओगे और चक्कर ही चक्कर खाते जाओगे। समझे सोनू, इस लक्ष्य नाम की चिड़िया कहा जाता है। गाइस, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बार बार रुचि बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। लक्ष्य केवल एक पर रखो और उसे पाने के लिए जी जान से जुट जाओ। जब ही लक्ष्य नाम की चिड़िया से मिलन हो जाएगा। गाइस, ये विद्यार्थियों को सीख देने वाली कहानी है। इससे विद्यार्थी कुछ न कुछ सीख जरूर हासिल करेंगे। एक पहाड़ की शिखर पर एक गरुड़ वास करता था। उसी पहाड़ के नीचे एक बड़े पेड़ के नीचे एक कौवा भी रहता था। उस प्रदेश के पास आसपास के गांव में रहने वाले पशुपालक अपने भेड़ बकरियों को चराने लाया करते थे। जब वे अपने पक्षियों के साथ आते तो गरुड़ उन्हें अक्सर शिकार बनाने का प्रयास करता था। एक दिन इस दृश्य को देखकर कौवे को भी उत्साह आ गया। उसने सोचा कि गरुड़ जैसा कुछ नहीं कर सकता तो क्यों ना मैं आज भी ऐसा ही करूँगा। उसने भी गरुड़ की तरह तेज हवा में उड़ान भरी और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। फिर वो तेजी से नीचे आया और गरुड़ की तरह शिकार करने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसके
ऊंची ऊंचाई में गोता लगाने की कला में भी अभ्यास ना था। उसके परिणाम स्वरूप वो नीचे गिरकर एक चट्टान से टकराया, जिससे उसका सिर टूट गया और अंगूठा भी टूट गया और चट्टान और कुछ समय में उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में हमेशा स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों को देखकर अक्सर हम भी बिना सोचे समझे उस कार्य को करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप असफलता ही हमें हाथ लगती है। ये दूसरी कहानी है विद्यार्थियों को सीख के लिए। एक गांव में आदमी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन उनके साथ वो बाजार जा रहा था। उसने गधे पर फिर से बोझ रख दिया, जैसा हर दिन करता था, लेकिन घोड़े पर कोई बोझ ना था। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भैया मेरे ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा बोझ है, कुछ थोड़ा सा बोझ मेरे ऊपर से उठा लो। घोड़े ने उससे कहा, तुम्हारे बोझ का कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा है और तुम्हें ही उसका संभालना है। मैं इससे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गधे को ये सुनकर चुपचाप फिर हो गया। फिर तीनों मिलकर चुपचाप चलते रहे। कुछ समय के बाद बोझ के कारण गधे के पैर थकने लगे और वो गिर गया। उसके मुंह से थोड़ी सी जू निकली। उसके बाद उस आदमी ने गधे से सारे बोझ को उतार कर घोड़े पे रख दिया। घोड़ा टहलते टहलते सोचने लगा कि अगर वो गधे के थोड़े से बोझ को ले लेता और उसके लिए बेहतर होता। अब तो उसे सारा बोझ बाजार ले जाना है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरों की तकलीफ़ों में सहायता करना हमारा मानव धर्म है, इसलिए मदद करते रहना चाहिए। और हमारी कोई मदद करेगा तो कोई, हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमारी भी मदद करेगा। नकल करने का अंजाम। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी हुआ करता था, पर जब अमीर था तब भी वो आज भी गरीब होने के बाद भी वो दूसरों की मदद किया करता था। वो जितना भी हो सकता था वो दूसरों की मदद करता। जब किसान जब भी मंदिर जाता और ईश्वर से तन मारता ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। ऐसे में कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वो तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वे पूरी तरह से सोने के बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर एक साधु ने दस्तक दी। ये किसान पहले से डंडा लेकर तैयार खड़ा था। जैसे ही साधु घर के अंदर आया, किसान ने डंडे से उसके सिर पर पीछे से स्पर्श किया और पूरी तरह सोने के बन गए। अब ये सब कुछ एक नाई बाल काटने वाले ने देखा। ये नाई किसान के घर किसान का बाल काटने हुए आया था। उस नाई ने सोचा कि अगर किसी साधु को डंडे से मारने पर सोने में बदल जाता तो क्यों ना मैं इस तरीके को भी अपना लूँ और अमीर बन जाऊँ। मुझे भी साधु को डंडे से मारकर अमीर बनना चाहिए। उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा, फिर एक से ज़्यादा साधु को डंडे मारकर उससे भी ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। ये सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि एक नाई हमें कुछ भी दान नहीं दिया जाता, आज वो भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए थे। नाई ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। जैसे ही साधु नाई के घर के अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद नाई साधु को डंडे से मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने का न बना। साधु नाई को इस तरह मारने का कारण समझ ना पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारा। नाई को मारने के बाद वो नाई के घर से बाहर गए। इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो उसको मिला है वो हमें मिले। नेक्स्ट कहानी है आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज में एक प्रतापी राजा राज्य करता था।
एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगूतक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कराया और उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया। उसने पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हुआ और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया और उसके देश से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा था, किंतु पत्थर उसका जस के तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े को कई बार पत्थर पर मारा, लेकिन पत्थर ना टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर कि हथौड़े का प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि अब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो क्या अब टूटेगा। वो पत्थर को लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे वो वापस कर कहा कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को तो राजा के आदेश का हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और उसको पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के सामने ही गांव के मूर्तिकार ने उस पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक बार में ही टूट गया। बाद में मूर्तिकार विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गया। ये देख महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती तो मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का भी हकदार हो जाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं और कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता तो मन महसूस कर रह जाते हैं। ऐसे में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को सफल होना है या सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करते रहना चाहिए और उसे छोड़ना ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने से पहले हम हार मान लेते हैं वो हमारा आखिरी प्रयास ना हो सकता है अंतिम प्रयास करने से हमें कामयाबी हासिल हो जाए। हार गया लेकिन खुद जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई बार मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, पर तो किसी भी रेस को पूरा न करता था। एक दिन उसे ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेस पूरी ज़रूर करेगा। तब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे सारे 4 धावक आगे निकल रहे थे। मगर जब हरीश थक गया था वो रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसे ही कहा और धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद से बोला कि वो कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा। अंततः वो रेस पूरी कर गया। माना कि वो रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ना कर पाया था। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई परेशानी होती है तो उस काम को हम करने से छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हैं और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, भले ही 5 घंटे पढ़ें तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। हरीश की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो हार कर भी जीत गया था।
नेक्स्ट स्टोरी एकता बेबल। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी रहा करता था। वो बहुत ही दुष्ट था। वो जंगल के बाकी जानवरों को बहुत ही परेशान किया करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान रहने लगे, लेकिन वो उसका कुछ ना कर सकते थे क्योंकि हाथी आकार और ताकत दोनों में ही उससे बहुत बड़ा था। एक दिन हाथी कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ दिखा। उस पेड़ पर कुछ चिड़िया रहती थी तथा उनके घोंसले भी थे जिनमें उनके अंडे थे। इसके अलावा उस पेड़ पर और भी कोई जानवर रहते थे, जैसे कीड़े, मक्खी और गिलहरी आदि। उस पेड़ को देखकर हाथी ने शरारत करने की सोची। उसने अपनी सूंड से जोर जोर से पेड़ की टहनियों को हिलाना शुरू कर दिया। उस पेड़ पर रहने वाले सभी जानवर बहुत डर गए और उन्होंने जोर जोर से आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया, लेकिन हाथी ने उनकी आवाज़ ना सुनी। वो टहनियों को जोर जोर से हिलाया जा रहा था। चिड़िया अपने घोंसले और अंडों को बचाने की कोशिशें कर रही थीं, लेकिन सिर्फ अपना घोंसला बचा पाए। उनके अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। ऐसे में बाकी चिड़िया के भी अंडे टूट गए। सारी चिड़िया उड़कर दूसरे पेड़ पर चली गई थी। कुछ देर के बाद हाथी भी वहाँ से चला गया। सारी चिड़िया वहीं से बैठकर रोने लगी और कहने लगी, इस हाथी को नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारे अंडे तोड़े हैं। उनमें से कुछ चिड़ियों ने कहा कि हम उस हाथी का क्या कर सकते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। उनकी बातें सुनकर बैठा बैठा एक कौवा सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर कौवे ने उससे कहा, यदि हम उस हाथी को सबक सिखाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, हाँ, हम हाथी को उसके दोस्तों को बहुत तंग किया है, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। तब सभी चिड़ियों ने उससे कहा कि हम उसका क्या कर सकते। तब कौवे ने कहा कि एकता में बहुत ही बल होता है, हम सब साथ मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। कौवे ने कहा कि मेरा एक दोस्त मेंढक भी है, हम उसकी भी मदद ले सकते हैं, हम कुछ और दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। उनकी बात सुनकर चिड़ियों में हौसला जागा। उन्होंने कहा कि हम भी उस काम में मदद करेंगे और हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो उस पेड़ पर, जैसे गिलहरी और मक्खी, वो भी हमारी मदद करेंगे। फिर वो सब जोश में के साथ हाथी को सबक सिखाने काम पर लग गए। उस समय से एक प्लान बनाया कि जब हाथी सो रहा होगा, मक्खी और गिलहरी उसके पास भेज दिया। उन्होंने उसकी नींद खराब कर दी। हाथी ने जैसे ही अपनी आँख खोली, कौवे ने अपनी बाकी कौवे दोस्तों के साथ मिलकर हाथी की आंखें फोड़ दी, जिससे हाथी को कुछ दिखाई ना दे रहा था और वो इधर उधर भागने लगा था। चिड़िया भी उसके चोंच मार के खाई थी और भागने लगी। हाथी खाई की तरफ जा रहा था, तभी उससे जाता देख मेढक जो वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो आवाज़ें निकालने लगे। मेढकों की आवाज़ को सुनकर हाथी को लगा कि वहाँ एक तालाब या नदी है। उसमें ये सोचकर छलांग लगा दी और मर गया। अब जंगल के सारे जानवरों को उससे छुटकारा मिल गया। अब सब खुशी और आराम से, चैन और से जीवन बिताने लगे थे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है भाई? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बहुत ही बल होता है। जब तक हम सब अलग अलग थे, सभी के को परेशान कर रहा था, यदि सब साथ में मिल गए तो उसने हाथी को सबक अच्छी तरह से सिखा ही दिया। और जहाँ पे कोई एक काम ना कर सकी, जहाँ पे सब एक साथ मिल जाते हैं, तो कोई काम बड़ा नहीं है। हम एक साथ बड़े से बड़ा काम को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कहानी है अभ्यास का महत्व। बहुत ही सीख देने वाली कहानी है दोस्तों। एक बार एक लड़का जिसका नाम वीर था, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे गुरुकुल में भेजा, लेकिन लड़का पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था और बाकी लड़कों की तुलना में उसे कोई भी लेसन याद नहीं रहता था और पता ही न रहता। उसके गुरु उसको पढ़ाने की हर संभव कोशिश करते थे, लेकिन उसे पढ़ा ना सके। अंत में हार मान गए। एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ सकते हो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। अपने गुरु की बात सुनकर वो बहुत दुख हुआ कि वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगा था। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ औरतें मटके में
पानी ले जाने के लिए जा रही हैं। उसने उससे पूछा कि उन औरतों ने बताया कि आगे एक कुआं है जिससे वो पानी लेने जा रही हैं। वो भी उनके साथ चला गया। यहाँ से जाने के बाद उसने देखा कि लोग एक पतली सी रस्सी की मदद से उस कुएं में पानी निकाल रहे थे। वो भी पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं पे कई निशान बने हुए थे। उसने उन औरतों से पूछा कि ये निशान कैसे हैं। उन्होंने बताया कि निशान रस्सी के कारण कुछ कुएं पर पड़ गए हैं। तो उसने कहा कि इतनी छोटी सी कोमल रस्सी से इस पत्थर के कुएं पे निशान कैसे पड़ गए। उन्होंने बताया कि हर दिन लोग इस रस्सी की मदद से कुएं में पानी निकालते हैं और हर दिन रस्सी के रगड़ने के कारण इस पर कुएं में कुछ ना कुछ निशान पड़ ही जाते हैं। तब उस लड़की ने सोचा कि यदि हर दिन रगड़ने के कारण इस पतली सी रस्सी से इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो हर दिन अभ्यास करने से मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। ये सोचकर वो पानी पीकर घर जाने के जगह अपने गुरुकुल वापस चला गया और अपने गुरु से कहा कि वो पढ़ना चाहता है। उसने कहा कि जब वो पूरे मन से पढ़ेगा और तब तक पढ़ेगा जब तक पूरी शिक्षा ग्रहण न कर लेता। उसे गुरु ने उसके जोश देखकर उसे फिर से गुरुकुल में रख लिया। अब उससे गुरु भी उसका और सहयोग देने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर ली और आगे जाकर एक महान व्यक्ति बना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने काम को लगातार अभ्यास से कोई भी काम करें तो वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस जा रहा था। उसकी बीवी ने फ़ोन किया और कहा अपने बाप को ये भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वहीं रहे, हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ कुछ गप्पों में व्यस्त था और यूं बैठे थे जैसे बरसों एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आपको मेरे पिता में किस तरह कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथ आश्रम में से आपको गोद लेने आए थे। ये एक स्टूडेंट की कहानी है जो आपको में जोश भर देगी। ये कहानी एक साजन शाह नाम के एक युवा लड़के की है। वो एक छोटे से शहर में पला बड़ा था जहाँ कुछ ही अवसर थे और उसका परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी अनगिनत कठिनाइयों की वजह से साजन ने कभी भी अपने आशावादी सोच न खोई और उसने एक दिन कुछ ऐसा बड़ा हासिल करने का सपना देखा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, साजन ने अपने दोस्तों और सहपाठियों को अपने सपनों को छोड़ते देखा, हार मानते देखा। ये उन नौकरियों से समझौता कर लेते जो बिलों का भुगतान तो करते थे लेकिन अपने सपने पूरा ना करते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद का विश्वास करना तक बंद कर दिया था। साजन ने अपने दोस्तों की तरह हार मानने से इनकार कर दिया और उसके बजाय उसने हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साजन की नज़र कॉलेज पर पड़ी। वो जानता था कि उसका परिवार ट्यूशन के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसने इस रोड़े के आगे भी रुकने से इनकार कर दिया। उसने एक छात्रवृत्ति के बाद दूसरी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, अनगिनत निबंध लिखे और एसआईटी के अध्ययन के महीनों बिताए। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने अपने सपने को कॉलेज में दाखिला ले लिया। साजन के लिए कॉलेज भी आसान ना था। कोर्स की पढ़ाई चुनौतीपूर्ण थी और उसे ऐसा अवसर लगता था कि जो उसे पढ़ाया जाता उसने सर के ऊपर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। उसने पुस्तकालय की लंबी रातें बिताई, अतिरिक्त सहायता के लिए प्रोफेसरों से मिला और खुद भी ट्रैक पर रखने के लिए अध्ययन समूह में शामिल हो गया। साजन की कड़ी मेहनत फिर रंग लाई और उसने सम्मान के साथ स्नातक किया। उसके हाथ में एक डिग्री थी और बायोडाटा था जिसमें उसने नियोक्ताओं को नोटिस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने अपनी अभी भी लगा कि उसके पास अभी भी हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ बचा है।
इसलिए साजन ने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया। उसने खुद की कंपनी शुरू की। वो जानता था कि बिजनेस एक जोखिम भरा प्रयास है, लेकिन वो अपने मालिक होने और कुछ सार्थक बनाने की संभावनाओं को उत्साहित था। उसने बाजार में काफ़ी गहरी शोध की, व्यवस्था योजना लिखी और संवाद नेटवर्क बनने में महीने बिताए। अंत में अपने 25वें वर्ष के अंत तक साजन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। यह आसान नहीं था। देर रात लंबे जगने और बहुत सारी असफलताएं थीं, लेकिन साजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी टीम को एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए तैयार किया। ये रातों रात मिली सफलता नहीं थी, लेकिन साजन की कड़ी मेहनत एक बार फिर रंग लाई और उसने व्यवसाय फला फूला और एक बड़े उद्योग में सम्मानित लीडर बन गया। अतः साजन चार देर भर में युवाओं में बात करता था। उसने अपने सपनों को आगे बढ़ने और कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता था। ये उन्हें अपने संघर्षों, अपनी असफलताओं और हर समय के बारे में बताता जब वो छोड़ सकता था लेकिन ना छोड़ा। वो अपनी याद दिलाता कि महानता संभव है, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और हार मानने की आवश्यकता होती है। और उन शब्दों के साथ वो एक नई पीढ़ी को बाहर जाने और कुछ महान हासिल करने के लिए प्रेरित करता। डर या संदेह से कभी भी अपने आप को रोके रखने का मौका ना दें। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप विद्यार्थियों के लिए लिखी ये प्रेरक कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे तो ये कहानी हर किसी को प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि सबके लिए जीवन में आगे बढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना विद्यार्थियों के लिए। उसका एक ही नियम है, कभी हार मत मानो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।